हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 24। अब आगे। अभिमान सिंघानिया अपने केबिन में बैठकर काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक टैटू वाले आदमी का फोन आया। काम हो गया है, मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। मैं गांव जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, टैटू वाले आदमी ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन तुमने अभी उस बूढ़े आदमी का कुछ नहीं किया है। मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं ये काम करने के लिए कहूँ। अभिमान काफी बेचैन हो गए। टैटू वाले आदमी ने तुरंत कहा, मेरे आदमी अभी भी अस्पताल के बाहर हैं, मैं उन्हें पहले ही सब कुछ बता दूंगा। वह लोग किसी तरह से गार्ड को वहां से ले जाएंगे, तब आप जाकर अपना काम कर सकते हैं। जाने से पहले अभिमान सिंघानिया पर वह एक आखिरी एहसान करना चाहता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी तुम्हारे आदमी को वहां नहीं देखा। मैंने जो कहा बस उस पर ध्यान दो, टैटू वाले आदमी ने जवाब दिया। वैसे भी यह काम बहुत आसान है, अगर तुम यह नहीं कर सकते हो तो अपने बेटे से कहो। अगर कुछ हो भी जाए तो तुम ये कहकर भाग सकते हो कि तुम उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए वहां हो। अब मुझे पैसे भेज दो। मैं तुम्हें बस आधा पैसा भेजूंगा, बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद दूंगा। अभिमान ने कहा। उन्हें डर था कि अगर वह उसे एक बार में सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने सब कुछ पहले से ही देख लिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पैसे भेज दीजिए। टैटू वाले आदमी ने फोन रख दिया। अभिमान को अचानक ये कॉल आने से पहले सब ठीक लग रहा था, लेकिन अब वह थोड़े परेशान हो गए। हालांकि उनके पास पैसे ट्रांसफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पैसे के लिए वह आदमी उनकी प्लानिंग खराब कर दे। उन्होंने तुरंत उसे पैसे भेज दिए और सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। समय बीतता गया और जब उन्होंने घड़ी में देखा तो उन्हें पता चला कि शाम के 7 बज चुके हैं। तभी अभिमान ने काव्यांश और म्यांश को बुलाया। पिताजी, इस बार क्या हुआ? काव्यांश ने अभिमान को देख, क्योंकि जब वह उनके ऑफिस में आया तो वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। हमें आज रात ही तुम्हारे दादाजी से निपटना होगा। उन्होंने दोनों को अपने करीब आने का इशारा किया। तुम दोनों मिलकर यह काम करोगे, तुम में से एक निगरानी करेगा और दूसरा वार्ड में घुसकर यह काम करेगा। अभिमान ने अपने चेहरे पर क्रूर भाव लाते हुए कहा। पिताजी, आप उस व्यक्ति से ये सब क्यों नहीं करवा सकते? हमने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है, काव्यांश नहीं डरते हुए कहा। उस व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके आदमी अस्पताल में हंगामा शुरू कर देंगे। इसलिए जब वह ऐसा करे तो तुम दोनों को चुपके से वहां जाना है और अपने दादाजी से निपटना है। अभिमान ने आगे कहा, जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना और किसी को भी अपने ऊपर शक मत होने देना। पिताजी, क्या हम इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल को नहीं चुन सकते? चुप रहो, जितने कम लोगों को इसके बारे में पता होगा उतना अच्छा होगा, नहीं तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। अभिमान ने उन्हें समझाते हुए कहा। ठीक है, हमें फ्यूचर के लिए इस काम को करना ही होगा, काव्यांश ने खुद को शांत करते हुए कहा। क्या होगा अगर दादाजी हमें पहचान लेंगे? म्यांश ने उत्सुकता से काव्यांश की ओर देखा। हम चेहरे पर मास्क लगाकर जाएंगे, काव्यांश ने जवाब दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो हमारा चेहरा आ सकता है ना? उद्धरण चिन्ह। हमें इस बारे में क्या करना चाहिए पिताजी? काव्यांश ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो, कोई और तुम्हारे लिए इसका ख्याल रख लेगा। तुम्हारा मुख्य काम दादाजी को मारना है, अभिमान ने कहा। ठीक है, काव्यांश बोला। जाओ और जल्दी से अपना काम करो, मैं खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। काव्यांश और म्यांश के जाने के बाद अभिमान अपने ऑफिस में इधर उधर घूमने लगे। उनके दिमाग में एक आवाज आ रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। अभिमान बहुत बेचैन थे, इसलिए वह घर वापस चले गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से अपना बैग पैक करवाया और उसे किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहने को कहा। शाम होते ही कुछ लोग अस्पताल के बाहर एक साथ नजर आने लगे। अपनी तैयारी करने के बाद वो लोग अस्पताल के अंदर चले गए। तभी एक व्यक्ति ने एक खाली रूम में आग लगा दी, जिससे अलार्म बजने लगा। सभी गार्ड उस तरफ भागने लगे। तभी अभिमान के एक आदमी ने सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लिया। कुछ देर बाद दो घबराए हुए व्यक्ति कॉरिडोर में दिखाई दिए। वो तुरंत मिस्टर सिंघानिया के वार्ड में घुस गए। काव्यांश मिस्टर सिंघानिया की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, जो बेड पर गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे बहुत दुख है दादाजी, हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने म्यांश की ओर देखा और बोला, तुम वहां खड़े क्यों हो? म्यांश ने कांपते हाथों से एक सिरिंज निकाली और उसकी नोक को एक बैग में डाल दिया। फिर दोनों बिना दोबारा चेक किया वहां से जाने लगे। हालांकि जैसे ही वह गेट तक पहुंचे तो वह डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि अंदर कोई आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयांश उन्हें घूरते हुए अंदर आया। ऐसा लग रहा था जैसे अयांश ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था, इसलिए काव्यांश असमंजस में बोला, हम दादाजी से मिलने आए हैं, लेकिन वह पहले ही सो चुके हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने तुरंत वहां से जाने की कोशिश की। एक मिनट रुको, अयांश ने कहा, जिससे वह दोनों चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। क्या हुआ? काव्यांश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। जितना संभव हो सके वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
तुम रात में चेहरे पर मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हो? अयांश ने पूछा। म्यांश तुरंत बोला, हमें ठंडी लग गई है इसलिए हम इस तरह से आए थे। क्या तुम दोनों बीमार हो? अयांश ने पूछा। हाँ, उन दोनों ने कहा। अयांश की ओर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह बहुत डर रहे थे। कुछ ही देर पहले सीढ़ियों के स्टोर रूम में आग लगी थी, अयांश ने बताया। तो तुम लोग अंदर कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। ओह, जब हम अंदर आ रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, काव्यांश में झूठ बोला। सीसीटीवी फुटेज भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या तुमने दादाजी के साथ कुछ किया है? अयांश ने पलटकर उन्हें घूरते हुए पूछा, जिससे वह और भी ज्यादा डर गए। अरे, अयांश को पता चल गया है। तभी गार्ड ने तुरंत म्यांश के हाथ को पकड़ लिया, जिससे सिरिंज उसके हाथ से छूटकर गिर गई। केल्विन ने उसे उठाया और अयांश को देते हुए बोला, इस पर एक नजर डालिए मिस्टर सिंघानिया। अयांश ने केल्विन से उस सिरिंज को लिया और उन्हें घूरने से पहले उसकी जांच की। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसे करने के लिए किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। काव्यांश और म्यांश दोनों डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमने इसकी प्लानिंग नहीं की थी, हमारे पिताजी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। अभिमान सिंघानिया ने ऐसा क्यों किया? अयांश ने अपनी बात जारी रखी। वह कंपनी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि उनके जागने के बाद दादाजी उन्हें हटा दे। म्यांश आंसुओं में भीगा हुआ था, जबकि काव्यांश उसे चुप रहने के लिए बार बार टोक रहा था। उन्होंने बस एक कंपनी के लिए अपने परिवार के साथ ऐसा किया। उसके जैसे लोग जीने के लायक नहीं है। अयांश की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिससे काव्यांश और म्यांश दोनों डर गए। प्लीज दादाजी को देख लो, अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे, काव्यांश ने अयांश को याद दिलाया, क्योंकि वह अभी भी दादाजी को मारने के लिए खुद को मना नहीं पाया था। अयांश ने अपने दादाजी की ओर देखा और बोला, अब तुम उठ सकते हो। यह सुनते ही वह व्यक्ति जो मिस्टर सिंघानिया लग रहा था बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अयांश के पास खड़ा हो गया। दादाजी कैसे? काव्यांश ने डरते हुए कहा। अपना मास्क उतारो, अयांश ने ऑर्डर दिया। काव्यांश और म्यांश के आंखों के सामने उस इंसान ने मास्क को उतारा। वह अयांश का गार्ड था। तुम दादाजी नहीं हो, वह एक स्वर में चिल्लाए। जाहिर सी बात है, अगर वह दादाजी होते तो तुम दोनों अब तक मर चुके होते, अयांश ने घूरते हुए कहा। उसका चेहरा ठंडा था। दादाजी कहाँ है? काव्यांश ने पूछा। अयांश ने अपनी आंखें घुमाई और ऑर्डर दिया, दादाजी को वापस अंदर ले आओ। इसके तुरंत बाद कुछ लोग दादाजी के साथ अंदर आए। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को बेड पर लिटा दिया। उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था। घुटनों के बल बैठे काव्यांश और म्यांश डरे हुए मिस्टर सिंघानिया की ओर देख रहे थे। तभी उनमें से एक चिल्लाया, हमने गलती की है और हमें इसका पछतावा भी है। दादाजी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें सचमुच माफ कर दीजिए। दोनों दादाजी के पास जाने लगे। अभिमान कहाँ है? उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कहा। शांत हो जाए दादाजी, अयांश ने मिस्टर सिंघानिया की ओर देखा और बोला, मैं इसे संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, मैं इस मामले को खुद सुलझा सकता हूँ। तुम अभिमान को बुलाओ। तुम्हारे पिता कहाँ है? अयांश ने पूछा। वह घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, काव्यांश ने कहा। अयांश ने केल्विन की ओर देखा, जो तुरंत अपने आदमियों के साथ अभिमान के घर की ओर चल पड़ा। हालांकि अभिमान इस समय जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचे, उन्होंने देखा कि केल्विन उसके आदमियों के एक ग्रुप के साथ उनकी ओर ही आ रहा है। वह तुरंत सतर्क हो गए और छुप गए। उन्होंने काव्यांश को फोन किया। मिस्टर सिंघानिया के वार्ड में काव्यांश का फोन बजा। काव्यांश अपने दादाजी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फोन उठाना चाहिए या नहीं। उसे स्पीकर पर लगाओ, अयांश ने ऑर्डर दिया। काव्यांश ने जल्दी से जवाब दिया और कॉल के दूसरी तरफ से अभिमान की आवाज आई, कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। सब कुछ हमारी प्लानिंग के अनुसार ही हुआ है, काव्यांश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अभिमान ने अपने बेटे की आवाज में कंपन को महसूस किया और तुरंत फोन काट दिया। ये देखकर काव्यांश ने असहाय भाव से अयांश की ओर देखा। एक कोने में छिपकर अभिमान ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और बोले, तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाओ और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, कुछ लोग हमारे घर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, उनकी पत्नी ने जवाब दिया। कॉल खत्म करने के बाद अभिमान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं अयांश के आदमी तो नहीं है। फिर वह कार में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। एयरपोर्ट पर अभिमान अपनी पत्नी से मिले। दोनों कुछ टाइम में दूसरे देश जाने वाले थे। जब केल्विन अपने आदमियों के साथ अभिमान के घर पहुंचा तो उसने देखा पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। उसने गेट खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गेट खोलो। तभी अयांश के आदमियों ने गेट तोड़ दिया। मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। केल्विन ने अपने आदमियों की ओर देखा और उन्हें इशारा कर ऊपर ढूंढने चला गया। तभी एक आदमी आकर बोला, यहाँ कोई नहीं है। केल्विन ने अयांश को इसकी सूचना दी, मिस्टर सिंघानिया, यहाँ कोई नहीं है। अगर वह घर पर नहीं है तो वह जरूर एयरपोर्ट पर गए होंगे, वहां ढूंढो, अयांश ने ऑर्डर दिया, ये सोचकर कि वह यहाँ से भागना चाह रहे होंगे। केल्विन एयरपोर्ट पर अभिमान को ढूंढने गया।
जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचा तभी उसे एक फ्लाइट जाती हुई दिखी। ये देखकर उसने तुरंत वहां के स्टाफ से पूछा कि क्या उसमें अभिमान सिंघानिया नाम का कोई पैसेंजर है। उस स्टाफ ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में उनकी पहचान जानकर उन्होंने सम्मानपूर्वक बताया कि उस फ्लाइट में अभिमान सिंघानिया नाम का एक इंसान है। केल्विन ने तुरंत पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। वह इंग्लैंड जा रहे हैं। केल्विन ने तुरंत अयांश को फोन करके सारी जानकारी दी। ठीक है, तुम वापस आ सकते हो। अयांश अपने दादाजी की ओर मुड़ा और बोला, दादाजी, अभिमान अंकल पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं।